हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मानव संबंधवाद के बारे में। तो मानव संबंधवाद या मानव संबंध विचारधारा, ठीक है, या मानव संबंध सिद्धांत, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम एक प्रमुख विद्वान है जिसका नाम है एल्टन मेयो, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले समझते हैं कि मानव संबंधवाद क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें मानव संबंध सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो मानव संबंध उपागम वह विचारधारा है जो संगठन के अध्ययन के क्रम में मानव संबंधों को महत्वपूर्ण मानती है तथा नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य सहयोग पर बल देती है। ऐसे विचारधारा को या ऐसे सिद्धांत को मानव संबंधवाद सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इस सिद्धांत में या इस विचारधारा में मनुष्य के या मतलब मानव के संबंधों पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और इस विचारधारा या इस सिद्धांत का उद्भव कब हुआ था या इसका सूत्रपात कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी के बाद इसका उद्भव हुआ था। फिर इसके बाद में ये जो विचारधारा है मानव संबंध विचारधारा, तो इस विचारधारा से संबंधित कुछ विद्वान आते हैं। तो इन विद्वानों में जो प्रमुख विद्वान हैं उसका नाम है जॉर्ज एल्टन मेयो, और इसी के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर अगला जाता है एफ जे रोथलिस बर्जर, फिर इसके बाद में मेरी पॉर्कर फॉलेट, इसके बाद ओलिवर सेल्डन, ये इसके विद्वान हैं। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्टन मेयो के बारे में। ठीक है, तो एल्टन मेयो हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ये हमने आपको इसका अर्थ बताया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि मानव संबंधवाद का अर्थ क्या है या मानव संबंध विचारधारा का अर्थ क्या है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर 3 नंबर में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानव संबंध विचारधारा है उनके विद्वानों के नाम लिखिए। तो ये विद्वानों के नाम आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए कि इनमें एल्टन मेयो का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मेयो तथा उनके सहयोगियों ने एक कंपनी में प्रयोग किया था, और उस कंपनी का नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, के हाथोर्न संयंत्र में मानवीय संबंध के संदर्भ में इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे जिन्होंने मानव संबंध विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर इसके बाद में जिस मानव संबंधवाद विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा कुछ विद्वानों के द्वारा व्यक्त की गई है। तो कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। तो देखिए इसमें पहले विद्वान का नाम आता है मैकफार्लैंड। तो मैकफार्लैंड के अनुसार मानव संबंधवाद क्या है या मानव संबंध विचारधारा क्या है, तो देखिए इसमें तो इन्होंने कहा है कि मानवीय संबंध कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं, प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा अंतर संबंधों के ज्ञान एवं समझ द्वारा मानवीय साधनों के सदुपयोग का अध्ययन और व्यवहार है। ये कहा है मैकफार्लैंड ने, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है नॉर्मन मेयर के अनुसार। तो नॉर्मन मेयर ने कहा है कि मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 विद्वानों की परिभाषा है। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लें कि मानव संबंधवाद से संबंधित किसी एक विद्वान की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको किसी एक की जो आपको सरल लगे इसकी परिभाषा आप याद रखना। ठीक है, तो इसमें नॉर्मन मेयर की परिभाषा छोटी सी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे मानवीय संबंध विचारधारा की मान्यताएं। तो जो मानवीय संबंध विचारधारा होती है तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो इसमें एक विद्वान का नाम आपको ध्यान रखना है हेराल्ड जे लेविट। तो हेराल्ड जे लेविट ने मानवीय संबंधों की मान्यताओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। तो इन्होंने पहली मान्यता बताई इसकी परंपरागत मान्यताएं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि कर्मचारियों की आवश्यकताएं अनेक होती हैं, लेकिन वे अपने कार्य से इन सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर जो कर्मचारी होते हैं तो कर्मचारी अपने द्वारा किए गए कार्यों का अधिकाधिक आर्थिक पारितोषिक प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कि जो भी कार्मिक या जो भी कर्मचारी किसी भी संगठन में कार्य करता है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा पारितोषिक मतलब इनाम प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसके अलावा जो वेतन है वह उच्च प्राप्त करना चाहता है। फिर इसके बाद में नियोक्ता और कर्मचारी के हितों में पारस्परिक निर्भरता होती है।
ठीक है। तो कर्मचारी तो जो काम करने वाले होते हैं, और नियोक्ता जो नियुक्त करता है, ठीक है। एम्प्लॉयर जिसको अपन कहते हैं, या जो संगठन है या कोई भी कंपनी है उसका जो भी मालिक होता है उसको हम नियोक्ता कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर तो नियोक्ता और कर्मचारी के हितों में पारस्परिक निर्भरता होती है, दोनों में एक दूसरे में संबंध पाया जाता है। फिर इसके बाद में उनके हित एक दूसरे से पृथक अथवा विपरीत होने के स्थान पर एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी को दोनों को परस्पर निर्भर क्यों बताया गया है? क्योंकि किसी भी संगठन का मालिक क्या अकेला काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो उसको जरूरत किसकी है? कर्मचारियों की। अब इसके बाद फिर कर्मचारी को जरूरत किसकी है? रोजगार की। तो उन्हें रोजगार कौन देगा? जो कंपनी का मालिक होगा वह रोजगार देगा, ठीक है। तो दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए इन दोनों को परस्पर निर्भर बताया गया है इस विचारधारा में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला जाता है आधुनिक मान्यता। अब जो आधुनिक मान्यता है तो इसमें देखिए, तो मानव संबंध विचारधारा की आधुनिक मान्यताएं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होती है, जो इस प्रकार है। तो देखिए इसमें आधुनिक मान्यताओं में पहली मान्यता है मनोवैज्ञानिक मान्यताएं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें देखिए कि मनुष्य कई बार बिना विवेक के भी कार्य करता है, ये मनोवैज्ञानिक मान्यता है इसकी आधुनिक मान्यताओं में। दूसरा है कि सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों के लिए प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि मनुष्य आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अतः उसके व्यक्तिगत व्यवहार, इसके बाद सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर इसके बाद में अगली मान्यता है कि मनुष्य कार्य करने हेतु अनेक प्रकार से प्रभावित होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव संबंधवाद विचारधारा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मान्यताएं क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगली मान्यता आ जाती है सामाजिक मान्यताएं। तो देखिए इसमें सामाजिक मान्यता में क्या बताया गया है विद्वानों के द्वारा, तो कार्य पर व्यक्तिगत और सामाजिक घटकों का या सामाजिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कार्य भूमिका से कार्य वर्णन महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके बाद में अगला इसमें याद रखना है आपको कि कार्य पर सामाजिक वातावरण का केवल प्रबंध ही प्रभावित नहीं करता, वरन या बल्कि अनेक अन्य परिस्थितियां भी प्रभावित करती है। फिर इसके बाद में अगला इसमें पॉइंट आपको याद रखना है कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठनों से प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ ये उसे भी प्रभावित करते हैं। अब ये क्या है? औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, तो आपको याद रखना है। तो अनौपचारिक संगठन वे संगठन होते हैं जिसमें कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी आपस में मिल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कंपनी का मालिक है और इसके बाद में मजदूर हैं, या फिर जो प्रबंधक होता है और कंपनी के जो कर्मचारी ये लोग होते हैं। तो जब ये लोग कंपनी में काम करेंगे, संगठन में काम करते हैं, तो यहाँ पर जब मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत अगर करना होगा तो कुछ नियम इनके होंगे, उस नियम का पालन इन्हें करना होगा। वहीं जब ये कंपनी से बाहर मिलते हैं या मान लीजिए किसी भी समारोह में ये मिलते हैं या फिर किसी शादी में पार्टी में मिलते हैं, तो जब वहाँ पर ये लोग मिलेंगे तो वह तरीका होगा अनौपचारिक, ठीक है। इसके बाद फिर जो औपचारिक संगठन होते हैं, तो हम देखते हैं सरकारी संगठन है, कंपनी है, ये सब औपचारिक संगठन होते हैं। यहाँ पर नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए इनको औपचारिक संगठन कहते हैं। तो अनौपचारिक और औपचारिक संगठनों से प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ ये उसे भी प्रभावित करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें सामाजिक मान्यताओं के बारे में। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक मान्यताएं। अब सामाजिक मनोवैज्ञानिक मान्यता क्या है, तो इसमें देखिए अब आप, तो कर्मचारियों में समूह भावना का विकास किया जा सकता है। दूसरा, प्रभावी संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है संचार, ठीक है। तो प्रभावी संचार या संप्रेषण व्यवस्था द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को समझा जा सकता है। तो जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, संचार नहीं होगा, तब तक व्यक्ति की भावनाओं को हम नहीं समझ सकते हैं,
तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो प्रभावी संचार होता है तो इस व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति की जो भावनाएं होती है उनको आसानी से समझा जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला है कि निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारियों को सम्मिलित किए जाने से कर्मचारी के मनोबल एवं उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद में अगला आता है, इसमें प्रत्येक कर्मचारी संगठनात्मक हित की दृष्टि से नहीं सोच सकता। संगठन के हित की ओर कर्मचारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे प्रेरित करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें मानवीय संबंध विचारधारा की विशेषताएं, तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता आती है इसकी कि मानवीय संबंध विचारधारा औद्योगिक संबंध की पर्याय नहीं है, बल्कि यह संगठन में कार्यरत कार्मिकों को आदर्श उन्मुख या आदर्श उन्मुखी बनाने के लिए ठोस पद्धतियां ढूंढने से संबंधित होती है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि मानवीय संबंध विचारधारा यह मानकर चलता है, या मानवीय संबंध उपागम यह मानकर चलता है कि प्रत्येक मनुष्य मशीन या मशीन का पुर्जा नहीं है, ठीक है, बल्कि यह सजीव होता है, इसमें संवेदनाएं होती है, ठीक है, और अपने अपने विचारों से युक्त एक इकाई होती है जो समूह के नियमों से प्रभावित भी होता है, और इन्हें मशीन की तरह कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो जितने मजदूर हैं उनसे मशीन की तरह अगर कार्य करवाएंगे तो वे ज़्यादा समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के एकीकरण, समूहीकरण तथा अंतर संबंधों की प्रक्रिया मानव संबंध है जो प्रत्येक संगठन में विद्यमान होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें। अब इसके बाद में अगला आता है कि यह उपागम या यह दृष्टिकोण मानव की बहुआयामी प्रकृति तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने में विश्वास रखता है। इसके बाद फिर इस उपागम के या इस दृष्टिकोण के समर्थकों की यह मान्यता है या ये यह मानते हैं कि औपचारिक संगठनों के कार्यकलापों को समझने के लिए अनौपचारिक संगठनों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह उपागम या यह दृष्टिकोण कार्मिकों की संतुष्टि, उनके समस्याओं, प्रबंध में सहभागिता, अनौपचारिक संबंध तथा संगठन के आंतरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को समझने पर बल देता है। मतलब कि जो भी कार्मिक कार्य कर रहा है तो उसकी संतुष्टि पर ध्यान रखना होगा, उसकी समस्या क्या है उसको समझना होगा। अगर कोई कार्मिक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी समस्या क्या है ये हमको समझना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इस उपागम में केवल आर्थिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अनार्थिक एवं अन्य विशिष्ट अभिप्रेरणाओं का भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है। मतलब यह विचारधारा यह मानती है कि जो भी कार्मिक है उसको सिर्फ पैसे देकर ही या उसके सिर्फ वेतन देकर ही खुश नहीं रखा जा सकता। उसके अलावा अन्य भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसके कारण कार्मिक प्रसन्न हो सकता है, खुश हो सकता है। ठीक है, जैसे उनको समय समय पर मोटिवेट करना पड़ता है, अभिप्रेरित करना पड़ता है, तो जिससे वे मन लगाकर कार्य करते हैं और संगठन में उनका लगाव बढ़ता है। और जब संगठन के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, और उनमें हम की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर यह उपागम मानव समूहों को अव्यवस्थित, स्वार्थी तथा निरुद्देश्य मानने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव संबंध विचारधारा की विशेषताएं बताइए, तो ये विशेषताएं आपको लिखनी होगी। इसके बाद अगली विशेषता देखिए इसमें कि संगठन में कार्यरत मनुष्य सामाजिक प्राणी है जो समूह के द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा प्रतिमानों से भी प्रभावित होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि नियोक्ता एवं कार्मिकों के मध्य कानूनी तत्वों की अपेक्षा नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से भी संबंधित होते हैं। इसके बाद फिर अगला है कि इसमें यह उपागम व्यक्तियों तथा उनकी अभिप्रेरणाओं पर बल देता है ताकि संगठन के समस्त संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। इसके बाद फिर यह उपागम या यह दृष्टिकोण संगठन में कार्यरत कार्मिकों के व्यक्तिगत हित तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के मध्य संबंध स्थापित करने पर बल देता है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता इसकी आती है कि कोई भी प्रशासनिक संगठन केवल
कार्यस्थल मात्र ही नहीं है, बल्कि वह एक संगठन है जिसमें सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो ये सब इसकी विशेषताएं फ्रेंड जो आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो मानव संबंध विचारधारा होती है यह मानव के संबंधों को बढ़ावा देती है। ठीक है, मतलब संगठन में कार्य करने वाले जितने भी कार्मिक हैं, ठीक है, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, उनको मशीन की तरह न समझा जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे मानव संबंध विचारधारा के विकास में कुछ सहायक कारक। तो कुछ कारक है जो आपको याद रखना है मानव संबंध विचारधारा के विकास में। तो ऐसा पहला कारक होता है आर्थिक मंदी। मतलब कि जो मानव संबंध विचारधारा है इसका उद्भव तो बता दिया हमने आपको, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, तो इसके विकास में कुछ कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो जिसमें पहला कारक आ जाता है आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी क्या होती है, तो जब पैसे की कमी हो, मतलब आर्थिक मंदी का सीधा सा मतलब हो जाता है कि जब व्यक्ति की किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा तो होती है लेकिन जेब में पैसा नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी कहते हैं। तो ऐसे ही औद्योगिकरण व तीव्र मशीनीकरण के कारण अधिक उत्पादन से 1928 से 32 के दौर में वैश्विक आर्थिक मंदी रही और जिसने उद्योगों व नियोक्ता श्रमिकों के संबंधों को प्रभावित किया था। ठीक है, तो 1930 में यह मंदी आई थी जिसे तीसा की मंदी कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है टेलरवाद की प्रतिक्रिया। तो टेलरवाद किसे कहते हैं, तो टेलर के द्वारा जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है, उसके विचारों को ही टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। तो टेलरवाद के दुरुपयोग के कारण उद्योगों में श्रम आंदोलन, अनुपस्थितिवाद, आपसी असहयोग बढ़ने लगा और साथ ही कुछ समय बाद टेलरवाद के उपयोग से भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। इस कारण मानव संबंध विचारधारा का विकास हुआ। फिर इसके बाद में अगला देखिए इसमें वर्ग विरोध। अब वर्ग विरोध क्या होता है, तो देखिए इसमें तो पूंजीवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों के आपसी टकराव के कारण भी उद्योगों में प्रबंधकों, मालिकों एवं श्रमिकों के बीच टकराव होने लगा, जिसका समाधान उस समय के प्रशासनिक सिद्धांतों में नहीं था। इस कारण से इसका विकास हुआ मानव संबंध विचारधारा का। फिर अगला कारक आता है पूंजी आधारित उद्योग। ठीक है, तो 20वीं सदी में पूंजी आधारित विशाल उद्योगों की स्थापना की जाने लगी, जिनमें प्रबंधन और संचालन की नई नई समस्याएं सामने आने लगी थी। इस कारण से भी मानवीय संबंध विचारधारा या मानव संबंध विचारधारा का विकास हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मानव संबंध विचारधारा है इसके विकास के कारक बताइए, तब आपको लिखना होगा सिर्फ पॉइंट। ठीक है, जो साइड हेडिंग है सिर्फ ये आपको लिखनी होगी 3 नंबर में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में कि मानवीय संबंध विचारधारा के विकास के कारक लिखिए, तब आपको इनका साइड हेडिंग लिखकर इनका वर्णन भी करना होगा। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड हमने आपको बताई मानवीय संबंध विचारधारा के बारे में। अब इस मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख विद्वान कौन है, तो उनका नाम है जॉर्ज एल्टन मेयो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये है जॉर्ज एल्टन मेयो। ठीक है, तो जॉर्ज एल्टन मेयो इस मानव संबंध विचारधारा के प्रमुख विद्वान हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम आपको बताएंगे कि जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इन्होंने पुस्तक कौन से लिखी थी, इनके लेख का नाम क्या है, ये सब हम आपको इसके बताएंगे। फिर इसके बाद इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे और उन प्रयोगों का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें अब आप जॉर्ज एल्टन मेयो का जीवन परिचय। अब जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो देखिए इसमें तो जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म 26 दिसंबर 1880 ईस्वी को एडिलेड में हुआ था। और यह एडिलेड कहाँ आता है, तो एडिलेड आता है ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इनकी शिक्षा कहाँ से होती है, तो इनकी शिक्षा देखिए एडिलेड जो कि एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो एडिलेड विश्वविद्यालय से सन 1899 में तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद एल्टन मेयो के माता पिता ने उन्हें स्कॉटलैंड की
राजधानी एडिनबर्ग में चिकित्सा शिक्षा हेतु भेजा था, लेकिन जॉर्ज एल्टन मेयो यहां पर असफल रहे तथा वहां के पाल मॉल गजेट में इन्होंने लेखने का कार्य या लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद फिर लेखन से इन्हें पर्याप्त आय नहीं प्राप्त हुई, तो इसके कारण वे वर्किंग मेंस कॉलेज लंदन, ठीक है, इसमें अध्यापन का कार्य करने लगे, मतलब पढ़ाने का कार्य करने लगे थे। फिर इसके बाद में अब देखिए फ्रेंड, इसमें तो सन 1905 में एल्टन मेयो ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाते हैं तथा यहां उन्होंने एडिलेड के एक प्रकाशन गृह में कार्य करना शुरू किया था और शीघ्र ही उन्हें इस कंपनी के मालिकों से वैचारिक मतभेद के कारण कंपनी छोड़ना पड़ा। फिर इसके बाद में मेयो ने एक बार पुनः विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्ति का उन्होंने लक्ष्य बनाया और प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री सर विलियम मिचेल के ये प्रिय शिष्य बन जाते हैं और ये एल्टन मेयो को दर्शन शास्त्र विभाग से छात्रवृत्ति भी इन्हें मिलने लगी थी। इसके बाद फिर दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए करने के बाद उन्होंने सन 1912 ईस्वी में नव स्थापित क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा का व्याख्याता पद ग्रहण कर लिया था। फिर इसके बाद में यहीं पर उनका विवाह डेरोथिया मैकोनेल से हुआ था। फिर इसके बाद में इनकी दो पुत्रियां हुई थी, तो इनकी एक पुत्री का नाम था पेट्रिसिया एल्टन मेयो और दूसरी पुत्री का नाम था रुथ एल्टन मेयो। ये दो इनकी पुत्रियां थी। फिर इसके बाद में जो पेट्रिसिया एल्टन मेयो थी, तो ये समाजशास्त्र, और इसके बाद जो इनकी छोटी लड़की थी जिसका नाम था रूथ एल्टन मेयो, इन्होंने उपन्यास लेखन का कार्य किया था जिससे इनको अधिक प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो इन्होंने जो उपन्यास लिखा था रूथ एल्टन मेयो ने, तो ये गेल एल्टन मेयो के नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा था। इसके बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण मेयो ने सैनिकों की मनोचिकित्सा में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की थी और इसी समय 1916 में, तो इसी समय उनका पहला लेख जो कि ए बूथ के साथ मिलकर लिखा गया था, एम.सी. गैल्वे द्वारा संपादित एक पुस्तक जिसका नाम है लेडी गैल्वेज वेल्जियम बुक में प्रकाशित हुआ और मनोविश्लेषण पर केंद्रित इस लेख का शीर्षक रिंग डाउन द, ये आपको नाम याद रखना है, तो रिंग डाउन द सर्टेन, ठीक है, था। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में एक प्रसिद्ध नृशास्त्री मतलब जो मानवविज्ञान होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, ठीक है, तो प्रसिद्ध नृशास्त्री या मानवशास्त्री व्रोनिस्लाव कास्पर मेलिनोवस्की के साथ इन्होंने 1914 में भेंट होते ही मेयो की उनसे मित्रता हो जाती है और नृशास्त्र मतलब मानवशास्त्र जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं में उनकी रुचि बढ़ने लगी। इसके बाद फिर युद्ध के दिनों में कई सरकारी संगठनों को उन्होंने औद्योगिक मनोविज्ञान तथा राजनीति मनोविज्ञान पर परामर्श देने का इन्होंने कार्य भी किया था और युद्ध के दौरान एल्टन मेयो की ऑस्ट्रेलिया में पर्याप्त लोकप्रियता हो चुकी थी। अतः युद्ध के बाद क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने उन्हें दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बना दिया था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन जाते समय वे बीच में सैन फ्रांसिस्को रुके थे तथा औद्योगिक मनोविज्ञान पर उन्होंने काफी व्याख्यान भी दिए थे और इससे एल्टन मेयो की संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता भी होने लगी थी। फिर इसके बाद में सन 1923 में एल्टन मेयो को पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन, ये नाम आपको ध्यान रखना है, तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन बिजनेस स्कूल में शोधकर्ता की अस्थायी नौकरी इन्हें मिल गई थी और यहाँ रहते हुए मेयो ने अपना प्रथम शोध कार्य शुरू कर दिया था जो फिलाडेल्फिया, तो फिलाडेल्फिया भी कहाँ पर आता है? अमेरिका में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। तो फिलाडेल्फिया की सूती वस्त्र मिलों के श्रमिकों से संबंधित था। इसके बाद फिर सन 1926 में एल्टन मेयो को
मैकगिल विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के निदेशक तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन स्नातक विद्यालय में औद्योगिक शोध के प्रोफेसर के पद इन्हें प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में इनको 2 प्रस्ताव मिले थे, तो इन्होंने मेयो ने किसको स्वीकार किया, तो मेयो ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को चुना था। फिर इसके बाद में 3 वर्ष के बाद वे निदेशक पद पर पदोन्नत कर दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसी विश्वविद्यालय में, मतलब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रहते हुए एल्टन मेयो प्रसिद्ध हाथोर्न प्रयोग से जुड़ गए थे। मेयो को सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान सिद्धांतों से अवगत कराने में लॉरेंस जे हेंडरसन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्टन मेयो को सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान सिद्धांतों से अवगत कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो ये लॉरेंस जे हेंडरसन का रहा था। फिर इसके बाद में हार्वर्ड में मेयो के साथियों जैसे फ्रिज रोथलेस वर्जर, फिर इसके बाद में विलियम जे डिक्सन, फिर इसके बाद थॉमस नॉर्थ व्हाइटहेड, ठीक है, ने उनको इन प्रयोगों के संचालन तथा लेखन में भरपूर सहयोग दिया था। तो ये इनके सहयोगी का नाम आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्टन मेयो के सहयोगी कौन कौन थे, तो ये सहयोगी एल्टन मेयो के थे जिनके नाम आपको याद रखना है। इसके बाद फिर हाथोर्न प्रयोगों पर आधारित पुस्तक जिसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम था मैनेजमेंट एंड द वर्कर, को इन्हीं साथियों ने लिखा था, क्योंकि उन दिनों मेयो का स्वास्थ्य खराब चल रहा था और सन 1939 में यह प्रकाशित हो जाती है। और इसके बाद यह पुस्तक बहुत अधिक लोकप्रिय होती है, अधिक प्रसिद्ध हो जाती है। और इस प्रकार और औद्योगिक जॉर्ज एल्टन मेयो अशांति तथा तीसा की मंदी के दौर में हाथोर्न प्रयोगों के परिणाम तथा मानव संबंध उपागम के उदय की आशा की नई किरण उत्पन्न की। तो मानव संबंधवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये जॉर्ज एल्टन मेयो ने निभाई थी, इसलिए इनका नाम आता है मानव संबंधवाद में जॉर्ज एल्टन मेयो का। फिर इसके बाद में सन 1942 ईस्वी में, ठीक है, मेयो ने स्वास्थ्य, पारिवारिक तथा अन्य कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी तथा उनकी पत्नी की इच्छा के अनुसार ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में आकर रहने लगे। अब इंग्लैंड आ जाते हैं, वहाँ पर रहने लगे और यहाँ पर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के लिए शोध परियोजना निर्मित की तथा इनकी पुत्री जिसका नाम था पेट्रिसिया, तो पेट्रिसिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हेतु कुछ कार्य भी पूरे किए थे। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद फिर अंत में जॉर्ज एल्टन मेयो की मृत्यु हो जाती है। तो जॉर्ज एल्टन मेयो की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको याद रखना होगा 7 सितंबर 1949 को सर्रे, ठीक है, तो सर्रे एक स्थान है और उसके बाद जो शहर का नाम था गेल्डफोर्ड, तो गेल्डफोर्ड इंग्लैंड में इनका निधन हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये था जॉर्ज एल्टन मेयो का जीवन परिचय। अब इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इन पुस्तकों में देखिए कौन कौन से पुस्तक हैं। तो पहली पुस्तक देखिए इसमें डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऐसे इन सोशल लॉजिक 1919 में इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद में अगली आ जाती है साइकोलॉजी एंड रिलीजन, यह 1922 में लिखी गई थी। फिर इसके बाद में अगली बुक आती है इनकी द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1933 में यह बुक लिखी गई थी। फिर इसके बाद में इनकी अगली बुक आती है द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, यह 1945 में प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद में अगली आ जाती है कि द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1947 में प्रकाशित होती है। फिर इसके बाद में अगली बुक आती है सम नोट्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ पियर जेनेट, ये इनकी बुक का नाम है और यह 1947 में प्रकाशित होती है। ठीक है, अब इसके बाद में रोथलेस वर्जर और डिक्सन की मैनेजमेंट एंड द वर्कर, यह 1939 में प्रकाशित हुई थी।
और इसके बाद जो रोथलिस बर्जर थे, तो रोथलिस बर्जर की बुक का नाम है द इल्यूसिव फिनोमिना, 1977 में प्रकाशित होती है। फिर इसके बाद में अगले आ जाते हैं, राइटर का नाम ध्यान रखना है आपको, RCS त्राहेर। तो ये भी विद्वान हैं, तो इनके द्वारा भी एल्टन मेयो के कार्यों का संकलन किया जाता है। फिर इसके बाद में अगले आते हैं इसमें टी नॉर्थ व्हाइटहेड, इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द इंडस्ट्रियल वर्कर स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन ए ग्रुप ऑफ मैनुअल वर्कर्स। तो यह 1938 में हाथों प्रयोगों की व्यापक जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। तो ये आपको सब ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉर्ज एल्टन मेयो की कोई 3 रचनाएं लिखिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपको एल्टन मेयो को ही याद रखना है और इनकी रचनाएं आपको याद रखना होगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉर्ज एल्टन मेयो की 3 रचनाएं लिखिए, तो जो भी आपको सरल लगे, याद हो जाए, उनको याद रखना। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें मेयो के कुछ महत्वपूर्ण लेख। अब मेयो के कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं, तो कौन कौन से हैं? तो पहला लेख है इनका व्हाट इज मोनोटोमी, ये इनका लेख है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला लेख है इनका कि चेंजिंग मेथड इन इंडस्ट्री। फिर इसके बाद में अगला इनका लेख का नाम आता है कि फ्राइटनेड या फ्राइटेंड पीपल, ठीक है, रूटीन इंटरेक्शन एंड द प्रॉब्लम ऑफ कोलैबोरेशन। इसके बाद फिर अगला इनका लेख का नाम आता है कि द डिसेंट इनटू चोस एट। फिर इसके बाद में अगला इनका लेख आता है सुपरविजन एंड व्हाट इट मीन्स। तो ये इनके इतने लेख है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एल्टन मेयो के जीवन परिचय और इसके बाद फिर उनके द्वारा लिखित पुस्तकें और उनके द्वारा लिखित कुछ लेख, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे एल्टन मेयो का दिया गया योगदान मानव संबंधवाद विचारधारा के संबंध में। तो इनके द्वारा जो योगदान दिया गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। तो हमने आपको जो पढ़ाया है, इसमें से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और इसके बाद फिर 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बचा हुआ पार्ट पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।